गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 26 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच टू द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज मेजर ऑफ व्हाट एन एसेट इज वर्थ। द मेजर इज अराइव्ड एट बाई मीन्स ऑफ एन algebraic कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड फाइनेंशियल मॉडल्स rather than using the currently trading market price of that asset। इंस्टेंसिंग वैल्यू के बारे में हम पढ़ें तो इंस्टेंसिंग वैल्यू क्या है कि मेजर है जिसमें हम एसेट्स की क्या वर्थ है उसके बारे में पता करते हैं। ये मेजर है, ये तब अराइव किया जाता है जब हम किसी पर्टिकुलरली चीज़ों के बारे में ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मॉडल का किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, किस तरीके का वो कॉम्प्लेक्स मॉडल है। रैदर देन अगर हम बात करें तो हम इसके थ्रू ये भी चीज़ों को देखते हैं कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट प्राइस को लेके किसी पर्टिकुलर एसेट्स के अंदर वो क्या होना चाहिए। इन फाइनेंशियल एसेट्स दिस टर्म इज यूज्ड इन द कंजक्शन विद द वर्क ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड नियरली एज पॉसिबल द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड इट्स कैश फ्लो इन ऑप्शन प्राइसिंग। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन एंड द करंट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की टर्म में बात करें तो इसको एक यूज़ किया जाता है कंजक्शन के अंदर जिसमें कि हम वर्क करते हैं और चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पॉसिबल हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो कंपनी की अंडरलाइंग वैल्यू है और जो भी कैश इनफ्लो है उन दोनों को। तो अगर हम ऑप्शन की प्राइसिंग को रेफ़र कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, किसी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के बीच में और किसी अंडरलाइंग एसेट्स की करंट प्राइस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और इंट्रिंसिक वैल्यू। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मॉडल इज कॉमनली यूज्ड इन वैल्यूएशन मेथड टू डिटरमाइन अ कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू। द DCF मॉडल यूज अ कंपनी फ्री कैश फ्लो एंड द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। WACC accounts for the time value of the money and then discount all its future cash flow back to the प्रेजेंट डे। अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की बात करें तो ये कॉमनली यूज किया जाता है जब हम किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं। जो DCF मॉडल होता है वो कंपनी यूजेस करती है जब वो फ्री कैश फ्लो या अपनी कंपनी के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख रही होती है। तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसका जो अकाउंट होता है वो टाइम वैल्यू होता है किसी पर्टिकुलर मनी को लेके और साथ साथ वो डिस्काउंट देता है जो भी हमारे ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज है जो कि प्रेजेंट डे के अंदर हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इन्वेस्टर वांट टू अर्न दैट अबाउ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ए कंपनी रेजेस कैपिटल फंडिंग बाय इशूइंग डेब्ट सच एज bonds and equity or stock shares. The DCF model also estimates the future revenues streams that might be received from a project or investment in the company. Ideally, the rate of return and extrinsic value should be above the company cost of capital. अगर हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखें तो ये क्या होती है, पर्टिकुलरली चीज़ के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो कि इन्वेस्टर अर्न करता है, जो कि अबव होती है हमारे कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। जो कंपनी रेज करती है अपने कैपिटल्स को, उसके थ्रू वो फंडिंग करती है और इशू करती है डेब्ट्स को जो कि बॉन्ड्स या इक्विटी या स्टॉक शेयर्स हो सकते हैं। जो DCF मॉडल होता है हमारा वो एस्टिमेट करता है हमारे फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जो कि माइट रिसीव होते हैं हमारे किसी प्रोजेक्ट से और किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट से। आइडली जो रेट ऑफ रिटर्न होता है या जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उनको कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अबव रखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट रिस्क एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ए मार्केट रिस्क एलिमेंट इज आल्सो एस्टिमेटेड इन मैनी वेरिएशन मॉडल्स। फॉर स्टॉक्स द रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा एंड एस्टिमेशन ऑफ हाउ मच द स्टॉक प्राइस could fluctuate on its volatility. A beta of 1 is considered neutral and correlated with the overall market. A beta greater than 1 means a stock has an increased risk of volatility, while a beta of less than 1 means it has less risk than the overall market. If a stock has a higher beta, there should be greater return from the cash flows to compensate for the increased risk as compared to an investment with a low beta. अगर हम मार्केट रिस्क और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में समझें तो मार्केट रिस्क एलिमेंट है, उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं हमारे मैनी वैल्यूएशन मॉडल्स को, बहुत सारे वैल्यूएशन मॉडल्स को। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग उसकी रिस्क को मेजर कर रहे हैं तो हम उसको बीटा से मेजर करते हैं
उसमें हम एस्टिमेशन करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की कितनी प्राइस है और वो कैसे फ्लक्चुएट कर रही है और उसकी क्या वॉलेटिलिटी है। अगर हम बीटा को देखते हैं तो बीटा कंसीडर करता है हमारे न्यूट्रल और कोरिलेटेड चीज़ों को जो कि ओवरऑल मार्केट की होती है। अगर बीटा ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो रिस्क की वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर बीटा कम है तो हम ये समझते हैं कि रिस्क क्या है उस पर्टिकुलरली ओवरऑल मार्केट के अंदर कम है। तो जो स्टॉक का जो होता है अगर वो हाई बीटा के अंदर है तो उससे हमें ग्रेटर रिटर्न हो सकता है और जो हमारा कैश फ्लो है वो कंपनसेट कर सकता है और हम रिस्क को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम उसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से, जब वो हमारा जो बीटा है मीन्स मार्केट रिस्क है जो हम मेजर कर रहे हैं अगर वो कम है तो पर्टिकुलरली उस चीज़ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने किन किन चीज़ों को कवर किया वो मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने समझा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर हमने देखा तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर एसेट्स के वर्थ को मेजर करते हैं तो जो मेजर हम अराइव करते हैं उसको हम एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू अराइव करते हैं कि पर्टिकुलरली उस फाइनेंशियल मॉडल के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन है, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। साथ साथ हम जो भी पर्टिकुलर एसेट्स की मार्केट प्राइस है जिनमें हमें ट्रेड करना है उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने समझा था कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो और इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से डिफरेंट है। तो हमने देखा था कि जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है जब हम वैल्यूएशन मेथड को डिटरमाइन कर रहे हैं किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो जो DCF मॉडल होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को और कंपनी के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ठीक है, उसके बाद हमने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझा था कि वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक इन्वेस्टर अर्न करता है जब कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वो अबव हो जाती है। ठीक है, जो DCF मॉडल होता है उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं हमारे फ्यूचर रेवेन्यूज़ को जो पर्टिकुलर हम प्रोजेक्ट से रिसीव करते हैं और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से रिसीव करते हैं। लास्ट में हमने आज के पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो मार्केट रिस्क क्या है कि एक एलिमेंट है जिसको एलिमिनेट किया जाता है बहुत सारे वैल्यूएशन मॉडल्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो हम स्टॉक के अंदर जो रिस्क को मेजर कर रहे हैं हम उसको बीटा के थ्रू मेजर करते हैं। अगर बीटा क्या होता है, बीटा जो होता है वो एक कंसीडर है जो कि न्यूट्रल और कोरिलेटेड होता है ओवरऑल मार्केट के अंदर, और जो बीटा है वो अगर वो ग्रेटर है तो हम समझते हैं कि जो स्टॉक के अंदर जो रिस्क है वो भी इंक्रीज़ है। अगर बीटा कम है तो हम समझते हैं कि उस ओवरऑल मार्केट के अंदर रिस्क भी कम है। तो जब हम स्टॉक के अंदर हाई बीटा देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हाई बीटा है तो रिस्क भी हाई होती है तो हमें ग्रेटर रिटर्न मिलता है। और अगर अगर हम देखते हैं उस स्टॉक की जो बीटा की जो मेजरमेंट है अगर वो लो है तो हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली उस चीज़ के अंदर कम रिस्क इन्वॉल्व है और रिटर्न भी कम है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।